हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोहन एंड वेलकम्स टू एनसीईआरटी साइंस हब। इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 9th और 10th साइंस कम्प्लीटली लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाएगी, प्लस आपको चैप्टर वाइज रेगुलर लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर, अगर हम अपने आसपास कोई भी चीज़ देखें, वो क्या है? मैटर है। हमारे इर्द गिर्द, अगर आप रूम में बैठे हो या जहाँ कहीं भी आप बैठे हो, आपके इर्द गिर्द कुछ भी जो भी कोई चीज़ होगी वो एक मैटर होगा। अगर आप फ़ोन की बात करें, अगर आपके पास फ़ोन है, या इस बुक की बात करें, जहाँ मैंने ये पेंसिल पकड़ी हुई है इसकी बात करें, तो ये क्या है? मैटर है। तो मैटर होता क्या है? मैटर कोई भी चीज़ हो, कोई भी पदार्थ हो जिसका मास हो प्लस जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसे हम मैटर बोलते हैं। मास का मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ वेट हो, चाहे वो 0.02 ग्राम क्यों ना हो, और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसे मैटर कहते हैं। एंड ऑब्वियसली जिस भी चीज़ का मास होगा वो इनविजिबल तो नहीं होगा, उसका वो कुछ ना कुछ स्पेस को जरूर ऑक्यूपाई करता होगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ जिसका मास हो प्लस वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, तो उसे हम मैटर बोलते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जिनकी शेप, साइज़ और टेक्सचर अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर अब मेरे पास ये बुक है, ये पेंसिल है, जहाँ जो इस कैमरे में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस फ़ोन में, अगर ये तीन चीज़ें मेरे पास हैं तो इनकी शेप, इनका साइज़ और इनका जो टेक्सचर है वो तीनों का अलग अलग होगा। वैसे ही अगर आपके पास कोई अलग अलग चीज़ें हैं तो उनकी शेप, साइज प्लस टेक्सचर, हर एक चीज़ जो है उनकी अलग अलग होगी। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ एक मटेरियल से बनी होती है, जिसको साइंटिस्ट ने नेम दिया मैटर। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. जो हवा हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पेड़, जानवर, जहाँ तक कि पानी की छोटी सी बूंद या मिट्टी का छोटा सा तिनका, ये सब क्या है? मैटर है। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो भी, इसका भी कुछ ना कुछ वेट होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, प्लस वो भी एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अगर हम पत्थर की बात करें तो वो अगर कहीं पड़ा होगा तो उसने भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की होगी, प्लस उस पत्थर का वेट भी होगा। अगर हम क्लाउड्स की बात करें तो प्लस इनका भी कुछ ना कुछ वेट भी होगा, और ये आसमान में कोई ना कोई स्पेस भी जो ऑक्यूपाई करते होंगे। इसी तरह ये सभी चीज़ें हैं। पानी की बात करें या मिट्टी की बात करें तो ये भी मैटर है। अब बात आ रही है, सवाल आ रहा है कि हवा का, कि हवा भी मैटर है। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि हवा का भी कुछ ना कुछ मास होता है, प्लस स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बलून लें, तो खाली बलून है, उसका जब हम वेट मेजर करेंगे तो उसका अलग वेट होगा, प्लस जब हम उस दूसरे बलून में हवा भरेंगे तब उसका वेट मेज़र करेंगे। तो जब हम दोनों बलून के वेट का कंपैरिजन करेंगे तो उन दोनों बलून्स का वेट जो होगा वो अलग अलग होगा। जो इन्फ्लेटेड बलून होगा उसका वेट ज़्यादा होगा, और जिस बलून में हवा ना होगी उसका वेट कम होगा। इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हवा है उसका कुछ ना कुछ मास होता है, चाहे वो 0.0.002 ग्राम क्यों ना हो, तो उसका कुछ ना कुछ मास होता है। अब हवा ने स्पेस को ऑक्यूपाई किया, इसलिए वो बलून जो है वो फिल हुआ। उस बलून की जो वो प्लास्टिक होगी उसके अंदर अंदर वो हवा ने अपनी जगह घेरी है, इसलिए वो इन्फ्लेम हुआ। इसका मतलब कि जो हवा है वो जगह भी घेरती है, प्लस वो उसका मास भी होता है। तो हवा भी क्या है? एक मैटर है। We can also see, as we look around, that all things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. कह रहा है जो भी चीज़ें जो ऊपर मेंशन की गई है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, इनका कुछ ना कुछ मास भी होगा, प्लस स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेंगे। और अगर हम दूसरे आसान लफ्ज़ों में बोलें, कोई भी चीज़
जिसका मास हो और वॉल्यूम हो प्लस वो स्पेस को ऑक्यूपाई करें तो उसे हम मैटर बोलते हैं। अब क्या हुआ, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। पुराने समय में मानव जो थे, मनुष्य जो थे, वो कोशिश कर रहे थे अपनी सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द को समझने की। अर्ली इंडियन philosophers classified matter in the form of 5 basic elements, the पंचतत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अब क्या हुआ, जो पुराने इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाइड किया इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। मतलब कि अब हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है वो मैटर है। अब उन्होंने उस मैटर को क्लासिफाइड किया इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। मतलब कि उन्होंने बोला कि ये मैटर है, ये इन 5 जो बेसिक एलिमेंट्स होंगे इनसे ही बना होगा। और उन्होंने उन 5 बेसिक एलिमेंट्स को नाम दिया द पंचतत्व। और वो जो 5 बेसिक एलिमेंट्स थे वो थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मतलब कि जो पुराने इंडियन फिलोसफर्स थे उनका कहना था कि जो मैटर होता है, हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ें हैं वो इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलाकर ही बनती हैं। और उन 5 बेसिक एलिमेंट्स को उन्होंने नाम दिया द पंचतत्व। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका कहना था कि हर एक चीज़, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो इन ही 5 बेसिक एलिमेंट्स से बने होते हैं। फिर क्या हुआ, एंशिएंट ग्रीक philosophers had arrived at a similar classification of matter। उसके बाद पुराने ग्रीक philosophers आए, उन्होंने भी सही इसी तरह की सिमिलर जो है क्लासिफिकेशन की मैटर की। फिर मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। फिर समय बदला, जैसे साइंटिस्ट ने मैटर की क्लासिफिकेशन जो थी वो की बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। मतलब कि जैसे जैसे समय बदलता गया फिर साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफाइड किया, उनको समझने की कोशिश की, किस तरह से उन्होंने समझा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखकर प्लस केमिकल नेचर को देखकर। और इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे और केमिकल एस्पेक्ट्स आपको आगे पढ़ने को मिल जाएंगे बड़ी क्लास हायर क्लासेस में। फर्स्ट टॉपिक, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है, वो किस तरह से होता है, मैटर किस चीज़ का बना होता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को आप मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो। कोई भी मैटर या कोई भी पदार्थ हो वो पार्टिकल्स से बना होता है या मॉलिक्यूल्स से बना होता है। जब एक से दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर एक पार्टिकल बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और यही मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर एक मैटर बनाते हैं। तो मैटर किनका बना होता है, छोटे 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 पार्टिकल्स का बना होता है। For a long time, two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand। अब इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि कुछ समय दो स्कूल के बच्चे अपने अपने विचार बता रहे थे। एक स्कूल के बच्चे बोल रहे थे कि जो मैटर जो है वो कॉन्टीन्यूस होता है लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। जैसे कि आप लकड़ी का तना देखते हैं, एकदम वो प्लेन होता है या एकदम वो प्लेन होता है, उसी तरह का मैटर होता है। और दूसरे स्कूल के बच्चों का विचार था कि जो मैटर होता है वो एक मिट्टी के तरह होता है, जैसे मिट्टी छोटे 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 उसके तिनके होते हैं, उस तरह का मैटर होता है। फिर बुक में लिखा हुआ है कि हम चलो एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो और मैटर के नेचर को डिसाइड करते हैं कि वो कॉन्टीन्यूस है या पार्टिकुलेट है। तो इस एक्टिविटी को मैं आपको समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, एक बेकर लेना है, टेक 100 ml बेकर, 100 ml का आपने बेकर लेना है। फिर उसमें आपने पानी फिल करना है। उस बेकर को आपने आधा फिल कर देना है पानी से, और जहाँ तक पानी उस बेकर में आएगा
वहाँ पर आपने इस तरह से मार्क लगा देना है। जैसे कि ये 100 ml का बेकर लिया, उसमें हमने यहाँ तक पानी भरा, ये पानी है, और ऊपर मार्क लगा दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उस पानी में कुछ अमाउंट में या तो साल्ट ऐड करना है या तो शुगर ऐड करना है, और ग्लास रॉड की हेल्प से उस साल्ट या शुगर जो आपने ऐड किया होगा उसको डिसॉल्व करना है, उसको मिक्स करके डिसॉल्व कर देना है। जब हम पानी में शुगर या साल्ट डालते हैं तो वो क्या उसमें मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, वो हमें बाद में देखने को नहीं मिलता है। तो इस एक्टिविटी को करके हमने देखना है कि क्या ऐसा करने में पानी का जो लेवल था वो बढ़ता है, जो हमने मार्क लगाया है क्या उससे पानी का लेवल ज़्यादा हुआ। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द साल्ट, क्या जो आपने साल्ट या शुगर उस पानी में डाला था उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ पर गुम हो गया, वेयर डज इट डिसअपेयर, वो कहाँ पर चले गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, जहाँ पानी का लेवल चेंज हुआ। जनरली होता क्या है, जब हम इस चीज़ करते हैं, इस एक्टिविटी को समझने से पहले मैं आपको समझा दूँ। जनरली होता क्या है, हमारे पास एक सॉलिड चीज़ होती है, एक लिक्विड चीज़ होती है, एक गैसेस की फॉर्म में चीज़ होती है। मतलब कि जो हमारे पास हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ होगी वो या तो सॉलिड होगी, या तो वो लिक्विड में होगी, या तो वो गैसेस के फॉर्म में होगी। अगर हम अपने एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो सॉलिड के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे कि शुगर है, जैसे कि शुगर है, लिक्विड में जैसे कि वाटर है, गैसेस में वाटर वेपर्स। तो जो सॉलिड चीज़ होती है, अगर हम कोई भी सॉलिड चीज़ ले लें, चाहे तो आप एक वुडन ब्लॉक भी ले लें, तो उसमें उस मैटर में जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे मैंने आपको समझाया कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना होता है। तो जैसे कि ये समझ लो एक वुडन ब्लॉक है जहाँ ये कोई सॉलिड चीज़ है, तो हर एक मैटर जो है वो पार्टिकल से बना होता है। तो अब जो ये मैटर है ये सॉलिड है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो इस तरह से टाइटली पैक्ड होंगे, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, वो एकदम घने होंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े होंगे। जब हम कोई लिक्विड मैटर लेंगे, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो इस तरह से लूजली पैक्ड होंगे। ठीक है, और इनके अंदर स्पेस होती है, थोड़ी स्पेस होती है। जो सॉलिड मैटर होगा उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे, और जो उनकी स्पेस होगी वो कम होगी। और जो लिक्विड जो मैटर होगा उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे, और उनके अंदर स्पेस होगी। और जब हम समझ लो ये हमारे पास कोई गैसियस मैटर है, जब हम इसकी बात करें तो इसके पार्टिकल्स बाउंड ही नहीं होते, ये कोई वहाँ पे उड़ रहा होता है, फिर वहाँ पे उड़ रहा होता है। जैसे कि हम धुआं ले लें, जब वाटर वेपर्स ले लें, तो वो एकदम अलग अलग डायरेक्शंस में उड़ रहा होता है, वो पार्टिकल्स ही उड़ रहे होते हैं। तो जब हम पानी लेते हैं तो पानी जो है वो हिलता रहता है, जो चलता रहता है, तो क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बाउंड नहीं हुए होते, वो लूजली बाउंड हुए होते हैं, इसलिए वो पार्टिकल्स थोड़ी थोड़ी मूवमेंट शो करते हैं। और जब हम सॉलिड मैटर लेते हैं, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रांगली बाउंड हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो इतने हिल नहीं पाते थे, मूवमेंट शो नहीं करते। इसलिए जो सॉलिड मैटर होता है उसके पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट कम शो करते हैं। लिक्विड मैटर के पार्टिकल्स मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड मैटर से। और गैसेस मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो खुले होते हैं, आज़ाद होते हैं, वो घूमते ही रहते हैं। इस चीज़ को समझने का बेसिकली मतलब क्या था, जैसे कि उन्होंने ये पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक दैट हैज़ हैपेंड विद साल्ट, कि साल्ट से क्या हुआ। अब जो साल्ट था वो हमारे पास क्या था, सॉलिड था। अब हमारे पास जो साल्ट है वो सॉलिड मैटर है। और डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या पानी का लेवल चेंज हुआ। अब जो वाटर है ये क्या है, लिक्विड मैटर है। जब हमने लिक्विड में
लिक्विड में सॉलिड को ऐड किया तो उसको मिक्स किया तो जो इसके पार्टिकल्स थे वो इधर आकर फिट हो गए। ऐसे समझ लो ये साल्ट है, ये साल्ट के छोटे 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 पार्टिकल्स थे, और ये पानी है, ये पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो इसके पार्टिकल्स इसकी जो एम्प्टी स्पेसेस होंगी यहाँ पे आकर फिट हो जाएंगे। इसकी वजह से वो हमें डिसअपियर हो जाते हैं, हमें देखने को नहीं मिलते और हमें सिर्फ पानी देखने को मिलता है, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स भी ज़्यादा होते हैं और कम्प्लीटली इनके पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के वो कम्प्लीटली वाटर के पार्टिकल्स में फिट हो गए होते हैं, इसलिए वो हमें देखने को नहीं मिलते। तो इन सवाल का ये जवाब है। आगे देखो, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि हमको ये समझने को मिलता है कि जो मैटर है पार्टिकल्स से बना होता है। वट वॉज देयर इन द स्पून, साल्ट और शुगर, हाउ नाउ स्प्रेड थ्रू वाटर। हाँ, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि क्या आपने क्या डाला था, कि उसके साथ क्या हुआ, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। अब जैसे ये एक्टिविटी परफॉर्म की है तो इन्होंने लिखा हुआ है व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, जब हम नमक को पानी में ऐड करते हैं द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर। कह रहा है जब हम साल्ट के पार्टिकल्स, जब साल्ट को पानी में डालेंगे तो साल्ट के जो पार्टिकल्स होंगे वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगी उसमें चले जाएंगे, जिसकी वजह से हमें साल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता, पर जो पानी का लेवल है वो उतना ही रहता है। इस पूरी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से हमें क्या देखने को मिला कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना होता है, प्लस जो ये पार्टिकल्स हैं ये स्मॉल होते हैं और इनके अंदर क्या होती है, स्पेस होती है। सॉलिड में कम होती है, लिक्विड मैटर में ज़्यादा होती है और गैसेस में उससे भी ज़्यादा स्पेस होती है। जैसे कि हमने पिछली एक्टिविटी की तो वहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और मैटर जो है वो पार्टिकल से बना होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कि वो पार्टिकल्स जो है वो कितने छोटे होते हैं, वो कितने स्मॉल इन साइज होते हैं। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि कितने स्मॉल होते हैं मैटर के पार्टिकल्स। इसके लिए भी फिर से एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। इस एक्टिविटी में जनरली क्या होगा, आपने 100 ml का बीकर लेना है जिसमें आपने 100 ml पानी डालना है और 2 से 3 क्रिस्टल आपने पोटेशियम परमैंगनेट के डाल देने हैं। जैसे कि आप पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल इसमें डालोगे उस पानी का कलर वो है वो चेंज हो जाएगा, वो एक डार्क पिंकिश या पर्पलिश कलर में चेंज हो जाएगा। जब आप एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे तब आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका फार्मूला KMnO4 होता है और इसके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे। और नॉर्मली इसे हम लाल दवाई भी बोलते हैं और ये ऐश कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। तो इसको पानी में डालने से जनरली पानी का कलर चेंज हो जाता है। और इस एक्टिविटी में हम यही देखेंगे, जैसे कि हमने 100 ml बेकर में 100 ml पानी डाला और उसमें 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाले तो उस 100 ml पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। दैन हम इस पोटेशियम परमैंगनेट का जो सोल्यूशन है वो अलग रख देंगे और एक और बेकर लेंगे जिसमें 100 ml में हमने फिर से साफ़ पानी लेना है और जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन एक साइड में रखा होगा उस सोल्यूशन में से 10 ml पानी लेना है और क्लियर वाटर में जो हमने लिया है उसमें डाल देना है। दैन फिर से उस क्लियर वाटर का जो कलर होगा वो चेंज होता जाएगा और इस चीज़ को हमने 2 से 3 बार परफॉर्म करना है। अलग अलग वाटर बेकर लेने हैं, उनमें 100 ml पानी डालते जाना है और उसमें से 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन डालते जाना है। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से हमें ये देखने को मिलेगा कि हम जितनी बार पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन क्लियर पानी में डालेंगे तो उस क्लियर पानी का कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। तो आपके पास अगर पोटेशियम परमैंगनेट ना हो तो आप इसकी जगह डिटोल को भी ले सकते हैं। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हमें क्या देखने को मिलता है, चलिए पढ़ते हैं। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट
के लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर के कलर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा के पानी के कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स पानी में डालते जाएंगे तो वो ज़्यादा मात्रा में वो है वो पानी के कलर को चेंज कर सकता है। सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट व्हिच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि उस क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के उस क्रिस्टल के अंदर मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल्स होंगे जो कि अपने आप को डिवाइड करते जा रहे हैं, छोटे छोटे करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे पानी का कलर चेंज होता जा रहा है। और इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो काफ़ी छोटे होते हैं और वो हमारी सोच से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। इस एक्टिविटी को आप ट्यूटोरियल की मदद से भी कर सकते हो, ये लिखा गया है। जनरली इन दोनों एक्टिविटी को करने से हमें ये देखने को मिलता है कि एक तो हमें ये देखने को मिला पहली एक्टिविटी में कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है, और दूसरी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से हमें ये देखने को मिलता है कि ये मैटर के पार्टिकल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब पहले हमने पढ़ा कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना होता है और मैटर के पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं। अब हम उन्हीं पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि वो किस तरह के होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कह रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होती है। In activity 7.1 and 7.2 we saw that particle in sugar, salted ore और पोटेशियम परमैंगनेट got evenly distributed in water। जैसे कि हमने पहले दो एक्टिविटीज़ पढ़ी उनमें हमने देखा कि जैसे कि हमने शुगर या साल्ट या टिटोल या पोटेशियम परमैंगनेट जैसे कि हमने पानी में डाला तो पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इवनली डिसॉल्व हो गया और हमें देखने को नहीं मिला। Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, particles of one type of matter get into the space between particle of the other. This shows that there is enough space between particles of matter। और इसी तरह जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं तो किसी एक मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस होती है वो वहाँ पर फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें विजिबल भी नहीं होते। प्लस इस चीज़ से हमें ये देखने को मिलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होती है, जिसके कारण जो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स जिनके अंदर स्पेस होती है उनमें फिट हो जाते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये आ गया कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के उनके अंदर स्पेस होती है। ये हमें 7.1 एक्टिविटी में भी देखने को मिला। और दूसरी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये कॉन्टिन्यूसली मूव कैसे करते हैं ये देखो। फॉर एग्जांपल के लिए जब हम पूजा करते हैं तो हमने इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती ली, तो जब हम अगरबत्ती को लगाते हैं आप उसे एक कॉर्नर में लगा दीजिए। अब जब हमने अगरबत्ती को लगाएंगे तो उसकी स्मेल पूरे रूम में जो है वो आती है। जब हम पूजा करते हैं तो हम अगरबत्ती को एक पूरे रूम में जब लगाते हैं तो पूरे घर में अगरबत्ती की खुशबू हो जाती है। तो किस तरह से होती है, क्योंकि अगरबत्ती भी एक मैटर है। अब उसके जो धुआं निकल रहा है वो भी एक मैटर होगा। अब वो जो धुआं होगा वो पूरे अंदर घूमेगा, तो वो क्या हो रहा है, मैटर जो है वो पूरे अंदर घूम रहा है। मैटर किसकी वजह से घूम रहा है, क्योंकि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो घूम रहे होते हैं। और मैंने ये आपको पहले भी समझाया कि जो गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो लूजली वो बाउंड ही नहीं होते, वो घूमते रहते हैं। इसलिए इंसेंस स्टिक के जो धुआं निकलता है वो पूरे अंदर घूमता है और उसके साथ मैटर के पार्टिकल्स भी घूमते हैं, जिसकी वजह से हमें खुशबू जो है वो आती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। और इस एक्टिविटी में भी यही सेम चीज़ बताई हुई है कि जब आप एक अगरबत्ती को कॉर्नर में लगा दीजिए अपनी क्लास के, तो आप देखोगे कुछ समय बाद कि आपको पूरी क्लासरूम में अगरबत्ती की खुशबू आएगी। वो किस तरह से आएगी, क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। आगे जो ये दो एक्टिविटीज़ हैं ये भी इसी चीज़
को बताती हैं कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। जनरली इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि आपने 2 बेकर लेने हैं, एक बेकर में मतलब 2 बेकर लेने हैं, दोनों बेकर्स में पानी डाल देना है। एक बेकर में आपने इंक डालनी है पेन की और दूसरे बेकर में आपने हनी डालना है। तो आपने कुछ समय तक उनको एक साइड में रख देना है और आपने देखना है कि किस पानी का कलर जो है वो जल्दी चेंज होगा। तो ऑब्वियसली जिसमें आपने इंक डाली होगी उसका कलर जो है वो जल्दी चेंज हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द अनदर बेकर जिसमें आपने हनी डाला होगा, क्योंकि जो इंक के पार्टिकल्स होंगे वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे होंगे और जो हनी के पार्टिकल्स होंगे वो भी मूव कर रहे होंगे पर उनकी स्पीड जो है वो कम होगी। और इससे हमें ये पता चलता है, इस एक्टिविटी से भी यही पता चल रहा है कि मैटर के पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं। सेम ये एक्टिविटी आप देख लेना। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग: पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट दे कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो अब इन 3 एक्टिविटी को परफॉर्म करने से हमें ये देखने को मिला कि जो मैटर के पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं, बट वो किसकी वजह से मूव कर रही हैं? वो काइनेटिक एनर्जीज की वजह से मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोसेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। जो एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और वो इसी एनर्जी की मदद से वो मूव कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर। जो पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो फास्टर मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम पानी को दूध में रखें तो उसके वेपर्स बनने में टाइम लगता है, और सेम पानी जब हम गैस में रखते हैं, गैस के फ्लेम पर रखते हैं, तो वो पानी जो है जल्दी वेपराइज हो जाता है, क्योंकि जैसे कि हमने टेम्परेचर को बढ़ा उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनकी स्पीड बढ़ी जिसके साथ वो जल्दी मूव करने लग पड़े। So we can say that with increasing temperature, the kinetic energy of the particles also increase. हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। The above 3 activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other. जो हमने ऊपर 3 एक्टिविटीज़ की इनको कर परफॉर्म कर हमें ये देखने को मिलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में खुद ही मिक्स कर जाते हैं। जैसे कि हमने 2 मैटर लिए, फॉर एग्जांपल पानी और इंक लिया, तो उसके मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे उन दोनों के वो आपस में खुद ही मिक्स कर जाएंगे। और जहाँ हमने पानी और हनी लिया फिर भी उनके जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के वो भी खुद मिक्स कर जाएंगे। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। वो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जो एक मैटर के पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर स्पेस होगी, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होगी, और इनकी वजह से ही वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स उनमें फिट हो जाते हैं और वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। और यही इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स की, 2 अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स की इसी इंटरमिक्सिंग को डिफ्यूज़न बोलते हैं। यानी कि दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब ये डेफिनेशन आ रही है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब क्या है कि जब हमारे पास 2 अलग मैटर होंगे और उनके पार्टिकल्स जो हैं वो खुद ही एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे तो उसे हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। सो वी आल्सो ऑब्जर्व डैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। और इन एक्टिविटी को परफॉर्म कर हम ये भी देखा कि जब हम हीट कर रहे हैं तो डिफ्यूज़न जो है वो फास्ट हो रही है, यानी कि 2 मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो अपने आप जल्दी मिक्स कर रहे हैं जब हम टेम्परेचर को रेज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने पानी में शहद डाला तो वो शहद जो है नॉर्मली टाइम लगेगा उसको पानी में डिज़ोल्व होने में या मिक्स होने में, बट जब हम गर्म पानी में शहद को डालते हैं तो उसमें वो शहद जल्दी जो है मिक्स हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चला कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो डिफ्यूज़न होती है वो भी जल्दी होती है, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप जल्दी इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास की ऐसे यूनिट किलोग्राम है। मास की ऐसे यूनिट क्या है? किलोग्राम। मास को किलोग्राम में मेज़र किया जाता है। और वॉल्यूम की ऐसे यूनिट क्या होती है? क्यूबिक मीटर, यानी कि वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में मेज़र किया जाता है। और वॉल्यूम को लीटर में, जो कॉमन यूनिट है वो लीटर है, मतलब कि वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में मेज़र किया जाता है, बट हम आमतौर पर हम उसे लीटर में ही मेज़र कर रहे हैं। 1 लीटर में 1 डेकामीटर क्यूब है और 1 लीटर में 100 मिलीलीटर होते हैं, और 100 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब है।
अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको मैं इसी वे में आपको समझा देता हूँ कि इसमें है क्या। जनरली एनसीईआरटी में आपको 3 एक्टिविटीज़ दी गई हैं। उसमें से पहली एक्टिविटी में आपको उन्होंने बोला है कि आपने 4 ग्रुप बनाने हैं, जिसमें एक ग्रुप ने चेन बनाई होगी, एक ग्रुप ने इस तरह से चेन बनाई होगी, ये एक दूसरे के आर्म में आर्म डालकर चेन बनाई होगी और बैक पकड़ी होगी। देन उसके बाद दूसरे जो सेकंड ग्रुप होगा उसने हाथों को पकड़ा होगा, थर्ड ग्रुप ने फिंगर्स को पकड़ा होगा, और फोर्थ ग्रुप को हमने भेजना है कि जो वो चेन्स बनी हुई हैं उनको तोड़ने के लिए। तो हमने देखना है कि कौन सी चेन हुआ है वो जल्दी टूटेगी। तो नॉर्मली जो फिंगर से जिन्होंने चेन फिंगर पकड़ के जिन्होंने चेन बनाई होगी वो जल्दी टूट जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट चेन होगी या जितने स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टिकल्स होंगे उतनी उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होगी। दूसरी एक्टिविटी में हमने एक आयरन लिया, एक चॉक लिया, एक रबड़ बैंड लिया। आयरन को आपने हथौड़े से तोड़ना है, आयरन नेल है यानी कील है तो उसको आपने हथौड़े से तोड़ना है, चाक को आपने कट करना है, रबड़ बैंड को आपने स्ट्रेच करके तोड़ने की कोशिश करनी है। तो नॉर्मली जिनके पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग हो गए उनको ज़्यादा टाइम लगेगा टूटने में। तो मतलब इनकी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से ये इनको हमें तोड़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। थर्ड एक्टिविटी इधर से आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। आपने क्या करना है, पानी की जो टैप होती है उसको खोलना है। जब उसमें से पानी निकलेगा तब आपने फॉर एग्जांपल जैसे ये पानी निकल रहा होगा तो आपने इस तरह से फिंगर लगाकर ऐसे क्रॉस करना है पानी में से। तो क्या वो वाटर की स्ट्रीम टूटेगी, है ना? ऐसा नहीं होता, वो नॉर्मली टूटती है बट वो फिर से इतनी ज़्यादा नहीं टूटती, पानी एक दूसरे अटैच रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उस मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो फिर से जुड़ जाते हैं। तो इधर से आपको ईजिली समझ सकते हो, आप ये खुद परफॉर्म कर सकते हो घर पे, तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी उन्होंने लिखा हुआ था अब 3 एक्टिविटी सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इन्हीं 3 एक्टिविटी को करने से आपको पता चलेगा कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास फोर्स होती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को अपने साथ जोड़े रखती हैं। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, जो यही फोर्स जो है पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू द अदर। और जो फोर्स की स्ट्रेंथ जो होगी वो डिफरेंट होती है, मैटर पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर जो मैटर है वो स्ट्रांग है उसके जो पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स होगी वो भी स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से वो जल्दी नहीं टूट पाते। तो मतलब कि इस तरह यही लिखा हुआ है कि उस फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी, मतलब पार्टिकल्स के फोर्स की वो जो स्ट्रेंथ होगी वो डिपेंड करेगी कि वो मैटर किस तरह का है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस के फॉर्म में है। तो ये इस करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरा समझाया गया समझ आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।